हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो 1913 में हेनरी मोजले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया था। ठीक उसके पहले की जो टेबल थी जो 1869 में डेमेट्री मेंडलीव ने प्रपोज की थी, जो कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था। वो भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया लेकिन उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। फिर उसके पहले का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जैसे कि 1817 में डॉबरेनर ट्रायड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तीन एलिमेंट्स की इस तरीके से ग्रुपिंग थी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का एवरेज था वो मिडिल वाला एलिमेंट आना चाहिए, इस तरीके से। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ आता है। इसमें एलिमेंट्स को हम इस तरीके से अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स कि 8 एलिमेंट जैसे संगीत के स्वर होते हैं उस तरीके से रखा गया था, और फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होता था। तो जिस तरीके से हमारे संगीत के टोन्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, उस तरीके से न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। फिर उसके बाद फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले ने बनाया था, उसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स का सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन मिल पाया, जो कि अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे कि डॉबरेनर और न्यूलैंड्स, उसके बाद डेमेट्री मेंडलीव, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। हालांकि इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं बनाई, लेकिन पीरियोडिक टेबल का एक बहुत अच्छा बेस दिया था जो कि एटॉमिक मास पे बेस था। फिर 1913 में एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हेनरी मोजले ने फाइनली एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, जिसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप और कॉलम में रखा गया। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी सक्सेसफुल है, इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले डॉबरेनर का नाम आता है, जोहान वोल्फगैंग डॉबरेनर। 1817 में इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि फर्स्ट और लास्ट वाले का जो एवरेज था वो मिडिल वाला था। तीन एलिमेंट को अरेंज किया था। ये भी एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, लेकिन ये भी सारे एलिमेंट्स पे ये रूल फॉलो नहीं होता था, तो ये भी टेबल फेल हो जाती है। फिर 1807 में 1860s में जॉन न्यूलैंड्स ने एक नियम दिया जिसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं, 1864 में। इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही अरेंज किया गया, लेकिन इस तरीके से कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की ग्रुपिंग की गई। जिस तरीके से संगीत के स्वर होते हैं ठीक उसी तरीके से कि फर्स्ट और लास्ट वाले का एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट मतलब 7th के बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसका सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स की रिपीटेशन होगा। लेकिन फिर बाद में चल के ये भी टेबल फेल हो जाता है। 1869 में फाइनली डेमेट्री मेंडलीव ने एक टेबल बनाई थी जिसे हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते थे। उस समय 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी, और इस टेबल का जो बेस था ये भी एटॉमिक बेस था। और जैसे कि लेकिन ये भी अब जैसे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, तो ये इन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी। तो कुछ एलिमेंट्स पे तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर एटॉमिक वेट के क्रम में अरेंज नहीं किए गए। फिर उसके बाद 1890 में विलियम रामसे लॉर्ड रेले ने कुछ नोबल गैस को भी डिस्कवर किया। तो ये गैसेस हमारे मेंडलीव के टेबल में फिट नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद फाइनली हेनरी मोजले ने 1913 में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक टेबल बनाई जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। फिर 1945 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो जैसे कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज के, इसको बाद में टेबल से बाहर 2 रोज में इसको अरेंज किया गया। तो अभी प्रेजेंट में 118 टोटल एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स को अरेंज करने के क्रम में सबसे पहले जॉन वोल्फगैंग डॉबरेनर का ट्रायड आता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हाईलाइटेड करके दिखाए गए हैं जो कि अपने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है, इनको सम करके जब 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो यहाँ पे कैल्शियम और वेरियम का एटॉमिक वेट का एवरेज स्ट्रोंशियम आएगा। ठीक इस तरीके से फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ये भी ट्रायड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, आगे चल के ये भी फेल हो जाता है क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स पे ये अप्लाई होता था।
तो अब देखिए ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो 7 और 39 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। ठीक इस तरीके से स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट 88 होता है, तो 40 और 137 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज लगभग 88 के आसपास आएगा। ठीक इस तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, जो कि क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज होता है। तो जर्मन साइंटिस्ट डोब्रेनर ने अपने लॉ ऑफ ट्राइड 1817 में प्रपोज किया था, जिसमें एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया था। अब फिर उसके बाद न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आता है, जिसमें एलिमेंट्स को अपने एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से रखा जाता है जिस तरीके से संगीत के स्वर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम के बाद सोडियम ऐसा एलिमेंट्स है जो 8th एलिमेंट है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरीके के एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होता है, तो इसको सेम ग्रुपिंग की गई है। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। पहले वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक इसी तरीके से भी रखे गए हैं। तो कुछ कुछ चीजें काफी मिलती जुलती हैं। तो जॉन न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865 में दिया था। जिस तरीके से हमारे संगीत में टोन्स होते हैं जो एक समय के बाद सेम टोन्स का रिपीटेशन होता है, ठीक उस तरीके से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट, 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसके सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे हेलोजन्स, हाइड्रोजन हेलोजन जैसा भी बिहेव करता है और कुछ केसेस में मेटल जैसा भी बिहेव करता है। फिर उसके बाद अल्कलाइन, पहले वाले में हेलोजन है लगभग सारे। अगर कोबाल्ट और निकिल को हटा दें तो जितने भी हैं सबके सब हेलोजन है। हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हालांकि इसकी भी प्रॉपर्टीज भी हेलोजन जैसी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल जैसी भी होती है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे भी रख सकते थे। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर, जिनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, इस तरीके से ऑक्टेव्स ने एलिमेंट्स को संगीत के स्वर पे के बेसिस पे अरेंज किया था। तो सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, मास के, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का काम सबसे पहले डेमेट्री मेंडलीफ ने किया था। एक रशियन साइंटिस्ट थे, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। ये मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल है, जिसमें जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको 0 ग्रुप में रखा गया। ठीक उसके बाद कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सेलेनियम और गोल्ड, फ्रांसियम। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और कुछ कुछ चीजें लॉ ऑफ ऑक्टेव से भी मिलती हैं। फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम और हाइड्रोजन, मरकरी होता है, रेडियम। तो इस तरीके से एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसको 8 ग्रुप में रखा गया है, और कुछ ऐसे हैं थे जो वैकेंट थे, जैसे कि गैलियम हो गया, जर्मेनियम। फिर ये बाद में डिस्कवर किया गया, तो इस एलिमेंट पेरियोडिक टेबल में इजिली रखे जा सके। मेंडलीव ने अपने पेरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए थे, और ये प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एग्जैक्टली यहीं पे फिट हो जाएंगे। तो ये मेंडलीव के टेबल का एक सक्सेसफुल पॉइंट भी रहता है। जैसे गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, हाफनियम हो गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो वैकेंट स्पेसेस में काफी इजीली फिट हो जाते हैं। तो मेंडलीव के टेबल का एक प्लस पॉइंट भी है ये, या फिर सक्सेसफुल कह सकते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज करने के क्रम में जो सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल जिन्होंने बनाई वो हेनरी मोजले हैं। इन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को रिलेट किया था उसके एटॉमिक नंबर से, और फिर उसके बेसिस पे एक टेबल बनाई थी जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मोजले लॉ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर एफ है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड,
फिर उसके बाद जो ए है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो सारे टर्म्स का अगर मीनिंग निकालें तो एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज हो जाएगा, जेड एटॉमिक नंबर है, स्मॉल ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम ग्राफ लें फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर पे तो स्ट्रेट लाइन आता है। इससे पता चलता है कि एटॉमिक नंबर ही किसी भी एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। ये हमारा हेनरी मोजले के द्वारा डेवलप किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं 1 से लेके 7 तक और टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं 1 से लेके 18 तक। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो हैं ये हमारे मेटल्स होते हैं। पहला वाला जो ग्रुप होता है इसकी वैलेंसी +1 होती है, ये सारे के सारे एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। और सेकंड वाले ग्रुप जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। और फर्स्ट वाले में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर इसके बाद ग्रुप 6 से लेकर 12 तक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे जैसे कि ये लाइट ग्रीन में है, ये सब के सब हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 या 0 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब नॉन मेटल्स हैं। और इसमें जो 0 ग्रुप है जिसे हम 18th ग्रुप भी कहते हैं, इसमें सारे के सारे नोबल गैसेस हैं या फिर इनर्ट गैसेस कह सकते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। ये सारे के सारे इनर्ट गैसेस हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, तो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 57 के बाद एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक ये लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके नीचे अगर हम देखें ग्रुप नंबर 7 में पीरियड 7 में और ग्रुप 3 में, तो 89th के बाद जो एक्टिनम है वहां से 90th नंबर का जो थोरियम है वहां से लेके लॉरेंसियम 103 तक, ये सारे के सारे हमारे एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में मेटल्स होते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद 3rd से लेकर 12th तक ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, उसके बाद बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स होते हैं। और फिर उसके बाद नॉन मेटल्स आ जाएंगे और सबसे लास्ट में जो है वो भी नॉन मेटल होता है लेकिन वो इनर्ट गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो ये मोजले लॉ को समझ लेते हैं। तो हमारे पास रूट न्यू या फिर रूट एफ लिखते हैं हम। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज होता है और यहाँ पे ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जे एटॉमिक नंबर होता है और बी हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो हमारे पास बोर्स के मॉडल से एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू एच न्यू। ये बेसिकली मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से भी आता है। किसी भी फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है इमिटिंग फोटॉन्स की, वो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू होता है। इसको और अगर हम लिखना चाहें तो आर एच सी, यहाँ पे आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट और सी लाइट ऑफ एनर्जी होता है। तो इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लिख सकते हैं आर एच सी इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर इंटू 1/1² माइनस 1/2²। तो ये हमारा एक्सरे ट्रांजिशन का के अल्फा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी एनर्जी है, जो कि डेल्टा ई इक्वल टू आर एच सी जेड माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन इंटू 1/1² माइनस 1/2² से दी जाती है। ठीक इस तरीके से सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होगा के बीटा इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी भी सेम रहेगी, बस लास्ट में जहां पे n की वैल्यू 2 है वहां पे 3 हो जाएगी। फिर एच न्यू इक्वल टू आर एच सी इक्वेट करेंगे, यहाँ से आर एच से एच कैंसिल हो जाएगा और हम दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लें तो न्यू के ऊपर रूट लग जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 RC/4 रूट ओवर हो जाएगा और जेड माइनस बी स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से रूट इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी हो जाएगा। तो ये वही इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे हमारे रूट के अंदर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है और कैपिटल जेड ये एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा मोजले लॉ है। तो मोजले लॉ स्टेट्स क्या करता है कि स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सरे फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स कैपिटल जेड, root over nu proportional to capital Z. This relationship is mathematically described by the formula root over nu equal to a into z minus b.
So the chemical and physical properties of an element is periodic function of their atomic number. ये हमारा मोस्ले का periodic law हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और कॉपर। तो इसके एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ लिया गया है। तो ये के सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में दिखाया गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बताता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ही किसी भी एलिमेंट्स का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जिसके बेसिस पे सारे एलिमेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। तो मोज़ले लॉ हम समझ चुके हैं। इसके बेसिस पे किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो कुछ नहीं होता है, किसी भी एलिमेंट्स में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और इस तरीके से एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल और प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.